अब रिसेंट टाइम में तो आपको पता ही है क्या हो रहा है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि व्यूअरशिप बढ़ेगी और बढ़ती नहीं है, जैसे कि हमने जॉन सीना के केस में देखा, रोमन रेंज के केस में देखा, दोनों के रिटर्न में देखा। लेकिन अब ब्रॉक लेसनर ने क्या किया, तो ब्रॉक लेसनर के आने से व्यूअरशिप में जंप आया है। तो लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो थी 1.563 मिलियन व्यूअर्स और ब्रॉक लेसनर के आने से व्यूअरशिप हो गई 1.735 मिलियन व्यूअर्स। तो डेफिनेटली ये 11% बढ़ चुकी है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि व्यूअरशिप तो यार पहले से बहुत ज़्यादा घटिया चली गई थी 1.5 के आसपास, तो इससे तो ऊपर थोड़ी आनी थी व्यूअरशिप। तो अब बताओ आप लोग मुझे कि ये ब्रॉक लेसनर के आने से कोई बहुत बड़ा चेंज है या फिर छोटा मोटा चेंज है, क्योंकि फिर भी है तो ये 1.7 मिलियन ही। अगर आप ये सोचो कि ब्रॉक लेसनर किसी शो के ऊपर आए हैं वो भी काफ़ी टाइम के बाद, तो फिर वहाँ पे व्यूअरशिप जो है 1.7 मिलियन आ रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो कम लग रही है। लेकिन ये देखेंगे लास्ट वीक से कितनी थी, तो भाई वो 11% बढ़ चुकी है। अब वैसे व्यूअरशिप के हाल तो बहुत टाइम ही हो गया, WWE के काफ़ी बुरे चल रहे हैं। WWE के रेफरीज से जुड़ा विंस मैकमैन का क्या रूल है वो भी सामने आया, और आपको पता है फॉर्मर रेफरी जो कि बहुत 30 साल शायद उन्होंने काम किया था, माइक कियोडा, उन्होंने इस बात को रिवील किया कि विंस मैकमैन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई जो रेफरी हमारे लिए काम कर रहा है उसकी बॉडी पे कोई भी टैटू विजिबल होना चाहिए। वो टैटू वगैरह करवा सकता है लेकिन दिखना नहीं चाहिए बॉडी पे जब वो रिंग के अंदर है। इवन उन्होंने सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या बताई, जो कि मैं तो सोच रहा कि भाई ये किस हद तक सोचते हैं विंस मैकमैन। अब कोई बंदा है उसकी जो जॉब है उसको उसके ऊपर फोकस करना, जैसे आप ऑफिस में जा रहे हो ठीक है, तो आप अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे या फिर अच्छे लुक्स रख के रखने में कि हाँ लड़कियां वगैरह ऐसे सेट हो जाएं। चलो वो भी एक है, मतलब समझ रहे हैं बात को, लेकिन ऑफिस में काम ज़्यादा प्रायोरिटी होगी ना आपकी। तो यहाँ पे विंस मैकमैन का ये था कि भैया उनका जो फोकस था वो ज़्यादा इस पे रहता था कि मेरे रेफरीज दिख कैसे रहे हैं, मतलब वो उनको भी कहते थे कि भैया अपनी जरा फिटनेस वगैरह सही रखो, तुम अच्छे दिखने चाहिए। इवन उन्होंने ये कहा कि उनका इस पे इतना फोकस रहता था कि वो इस पे फोकस नहीं करते थे कि वो बंदा रेफरी की जॉब में कैसा है। इसलिए आप लोग देखते हो कि अब जो हमको WWE के अंदर रेफरीज देखने को मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं शेप में, उनकी फिजिक वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। तो ये विंस मैकमैन का इसके पीछे रूल है। क्या बोलोगे वैसे आप इसके ऊपर? चलो ये अच्छा है कि बंदे को अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन रेफरी वाले काम से ज़्यादा फोकस उसका वर्कआउट के ऊपर रहता था। इवन उन्होंने ये भी बताया कि विंस मैकमैन ने मुझे भी अपना कुछ जो पाउंड्स है वो वेट लूज़ करने के लिए बोला था और वो मैंने किया भी था। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग अंदर की बात है, मैंने आपके साथ शेयर करी। क्रिस जेरिको क्या WWE में दोबारा से आ सकते हैं? वेल वेबसाइट पर एक आर्टिकल पोस्ट होता है sportskeeda.com के ऊपर, तो उस आर्टिकल के वो आर्टिकल का जो बेसिकली मतलब था वो ये था कि रीजंस कि क्यों क्रिस जेरिको वापस से WWE के अंदर आ सकते हैं। तो इस पर क्रिस जेरिको ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन दिया। रिएक्शन ज़्यादा कुछ नहीं था, उन्होंने वो जो आर्टिकल का ट्वीट था ना उसको रीट्वीट किया अपने ऑफिशियल क्रिस जेरिको वाले अकाउंट से। तो मतलब इससे क्या जेरिको ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ लिखा तो आर्टिकल सही है, क्योंकि मेरे को दोबारा से WWE के अंदर जाने, मतलब हम ट्विटर के ऊपर किस चीज़ को रिट्वीट करते हैं जिसको हम लोगों को दिखाना चाह रहे होते हैं। तो यानी क्रिस जेरिको दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ उनके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, और अगर इस चीज़ को रिट्वीट कर रहे हैं तो आई थिंक ये शायद उसके सपोर्ट में है। तो इससे हम लोग ये मान सकते हैं क्रिस जेरिको हमको डेफिनेटली WWE के अंदर देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से तो WWE के अंदर उनको आना ही है, बट क्या वो उतना टाइम लगाएंगे, मतलब क्या आते आते इतनी देर हो जाएगी कि वो रेसलिंग ना करें फिर रेसलिंग से रिटायर हो जाए, ये सिर्फ क्वेश्चन है। बाकी मुझे तो लगता है कि क्रिस जेरिको दोबारा से WWE के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि WWE के बारे में मैंने भले बातें काफ़ी सारी बोली हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई भी WWE को या फिर विंस मैकमैन को या फिर किसी भी चीज़ को हेट करते हैं। वो प्रो रेसलिंग के अंदर ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उनको जो चीज़ AEW के अंदर पसंद आ रही थी वो उनको WWE के अंदर नहीं मिली। आई थिंक ये सिर्फ एक रीज़न था। बाकी आपकी कुछ प्रिडिक्शन है क्रिस जेरिको के फ्यूचर को लेकर, बता सकते हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। भाई एक पंगा हो गया द ग्रेट खली के साथ में, एंड शायद आपने सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को देख भी लिया होगा। तो होता क्या है कि टोल प्लाजा के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हो गई ग्रेट खली की। अब हमने एक वीडियो देखी, इस वीडियो के अंदर हमको ये दिखाया जा रहा है कि वो जो बंदा है टोल प्लाजा का जो कि एलिगेशन लगा रहा है खली के ऊपर कि खली ने जो है वहाँ के वर्कर को स्लैप किया और वो अपनी जो है दादागिरी दिखा रहा है। इस पर खली यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इवन बाद में इंस्टाग्राम के ऊपर खली ने एक पूरी इस पर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो निकाली, ज़्यादा नहीं है, ऐसे 30-50 सेकंड की है शायद। वहाँ पर खली कह रहे हैं कि उन लोगों ने मेरे से ये कहा कि तू बाहर निकल और हमें जो है तेरे साथ सेल्फी वगैरह लेनी है, और अगर जब ये चीज़ नहीं हो पाए तो उन्होंने जो है ज़बरदस्ती वगैरह करना शुरू कर दिया, उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उनकी वीडियोस वगैरह बनानी शुरू कर दी है। अब इस मामले में जो भी है पता नहीं क्या सच है क्या गलत है, बट एक चीज़ मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि वो जो बंदा है जो खली से बात कर रहा है वो रिस्पेक्ट कहीं भी उसकी ज़बान में शो नहीं हो रही है। मतलब सेलिब्रिटी ना है, सिर्फ खली कोई सेलिब्रिटी नहीं है बल्कि उन्होंने इंडिया का नाम किया है। मतलब एक तो होता है सेलिब्रिटी होना सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर, लेकिन जब बाहर कंट्री को जाके बंदा रिप्रेजेंट कर जाता है तो फिर उसकी एक अलग वैल्यू होती है और उसके नाम के साथ रिस्पेक्ट लगनी चाहिए, जो कि खली को यहाँ पर नहीं मिली है। तो मुझे तो ये चीज़ देख के अच्छा नहीं लगा। बाकी खली का कहना ये है कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कि सेल्फी वगैरह लो नहीं तो हम जाने नहीं देंगे, और वो जो बंदा है वो कह रहा था कि खली जो अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। जब वो आईडी कार्ड वगैरह मांग रहे थे तो खली ने कहा कि मेरे पास नहीं है, और जितना मैं खली को जानता हूँ वो काफ़ी ठंडे किस्म के इंसान है और इतना वो गुस्से में कभी दिखते नहीं है, जैसे थोड़ी बहुत वो यहाँ
पर नजर आ रहे थे। तो आप क्या कहोगे इस कंट्रोवर्सी के बारे में? वैसे अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं है, जितना पता है मतलब ऑब्वियसली इतना आया ही नहीं है सामने, तो यही है सब सीन यहाँ पे। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। वैसे जितनी बात है सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बट एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं पता कौन सी ये गलत है, लेकिन खली के साथ इस तरीके से किसी को बात नहीं करनी चाहिए, वैसे जो मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। रॉ के मेन इवेंट के अंदर हम लोगों ने देखा कि जिगलर भाई साहब आते हैं और उन्होंने आकर थियरी के ऊपर अटैक कर दिया और अटैक किया, सुपर किक लगाई। तो बहुत सारे लोगों के अब अरमान जग गए हैं कि भैया अब तो जिगलर शायद मनी इन द बैंक जीत सकते हैं। जैसे हमने ओटिस और मिस की फ्यूड देखी थी, हुई किस लिए थी, एंड में मिस को जब ब्रीफकेस मिल गया। तो क्या WWE रिकंसिडर कर रही है जिगलर के बारे में और क्या उनको ब्रीफकेस थमा दिया जाएगा, क्योंकि फैंस कहते हैं कि भैया ये बंदा अंडररेटेड है। तो अगर आप भी उनमें से एक हो तो फिर आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जिगलर को इस फ्यूड में डालने का, इस एंगल में डालने का, स्टोरी लाइन के अंदर डालने का कुछ अलग पर्पस है WWE क्रिएटिव टीम का। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जिगलर काफी एक्सपीरियंस बंदे हैं प्रो रेसलिंग के अंदर, और WWE के क्रिएटिव लोग जो कि थियरी को पुश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे बंदे के साथ थियरी को इन्वॉल्व किया जाए प्रोग्राम के अंदर, कि इसको ग्रूम किया जा सके कि कैसे तुमको WWE के रिंग में काम करना होता है, और भी ज्यादा उनके बेटरमेंट के लिए। जैसे हम देखते नहीं कि सुपरस्टार की किसी बड़े लेवल के सुपरस्टार से फ्यूड करवाई जाती है ताकि वो अपना सारा जो एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर सके उस पूरी फ्यूड के दौरान। तो यही सिमिलर चीज जो है जिगलर के साथ WWE मतलब जिगलर और थ्योरी की फ्यूड करवा के कर रही है। इससे कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि जिगलर की कुछ ऐसे बड़ी चीजें होने वाली हैं। एंड वैसे अरमान तो मैंने भी जगा लिए थे, बट अब जो रिपोर्ट्स आई हैं वो कुछ ऐसे बता रही है। चलो फिर भी किसी स्पॉट के ऊपर जिगलर आए वो मुझे देखकर अच्छा लग रहा है, और जिगलर ने मुझे मतलब जिगलर लाइव इवेंट्स के अंदर भी थ्योरी को हरा रहे हैं, वो भी पिन फॉल करके। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ बिल्कुल ही बेकार चीजें हो रही हैं, बट हाँ ये उम्मीद पा लेना कि नया मिस्टर मनी इन द बैंक बन जाएगा, चेंज जाएगा, वो शायद थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मजा जरूर आने वाला है लेकिन जिगलर एंड थ्योरी के इस वाले स्टोरी लाइन एंगल को देखने में। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस अपना नाम जो है बार बार चेंज करते रहते हैं। सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस किया था, फिर वाकॉइन रॉलिंस किया था, अब उन्होंने सैन एंटोनियोन रॉलिंस कर लिया, सैन एंटोनियोइन, हाँ ये उन्होंने जो है नाम चेंज कर लिया यहाँ पे। अब इसका भी क्या मतलब है मुझे नहीं पता, मुझको कि पिछले वाले जो नाम चेंज किया था उसका भी किसी ने मतलब बताया था। अब इसका मतलब भी आप बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका मतलब है, फिर बाकी आपको कमेंट से पता चल जाएगा। लेकिन सेथ रॉलिंस को अपना नाम चेंज करने की बहुत ज़्यादा चुल हो रही है। पहले सेथ रॉलिंस था, फिर फ्रिकन हुआ, फिर फ्रैंकलिन हुआ, और अभी गाड़ी पता नहीं और लंबी कितनी जाएगी, लेकिन अभी बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे हो रहा है सेथ रॉलिंस के साथ में। जॉन सीना समर स्लैम के अंदर बहुत उम्मीदें हम लोगों ने पाली यार कि जॉन सीना आने वाले हैं, अब तो उनका मैच होगा थ्योरी के साथ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब रिपोर्ट्स यहाँ पर आई हैं ब्रायन एल्वारेज की तरफ से कि क्यों जॉन सीना समर स्लैम के अंदर compete नहीं कर रहे, बावजूद इसके कि उन्होंने मंडे नाइट रॉ पर अपना रिटर्न किया था। क्योंकि जॉन सीना आए, रेसल किया नहीं, ऐसे कोरे कोरे चले गया, तो बहुत सारी ये जो बहुत सारे फैंस के दिमाग में बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, पेट में हजम नहीं हो रही है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि स्टिल जॉन सीना की जो फिल्मिंग है, जो शूटिंग है, वो चल रही है, और वो पीसमेकर 2 के लिए काम कर रहे हैं, और यही वो रीज़न है कि जॉन सीना compete नहीं कर रहे समर स्लैम के अंदर। अगर जॉन सीना का शेड्यूल फ्री होता तो डेफिनेटली वो करते, और जो उन्होंने बात नहीं कही थी कि मैं कब दोबारा रेसल करूँगा मुझे नहीं पता, तो उसका यही मतलब था, क्योंकि इस टाइम पर जॉन सीना का जो शेड्यूल है वो उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा कि वो WWE की रिंग में compete कर सके। आई होप ये चीज़ चेंज हो जाए रेसलमेनिया 39 आने तक, क्योंकि होनी चाहिए भाई, नहीं हुई तो फिर बिना जॉन सीना के रेसलमेनिया, वैसे तो बात हो गई है बट होना चाहिए उनको। मैं तो कह रहा हूँ उससे पहले ले आओ, क्योंकि उनकी ज़रूरत है WWE यूनिवर्स को। रोमन रेंज की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसको काफ़ी सारे लोग डर्ट शीट के ऊपर भी, इवन जो फैंस है वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या रोमन रेंज फील्ड के रिटर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब रोमन रेंज ने इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया अपने ट्विटर के ऊपर, और उन्होंने कैप्शन यूज़ किया द यूनिवर्स इन माई हैंड्स #SummerSlam। अब देखो इससे एक बहुत सिमिलर कैच फ्रेज है जो कि ब्रे वायट के पहले वाले गिमिक के अंदर हुआ करता था, फील्ड आने से पहले, जब वो पूरी वायट फैमिली के साथ वो अंधेरे में लालटेन वगैरह लेके आते थे। तो उनके लिए जो कैच फ्रेज था वो था ही इज गॉट द होल वर्ल्ड इन हिज हैंड्स, यानी कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो ब्रे वायट के हाथ में। ऐसे जो चैंट्स हैं वो लगते थे, इवन ब्रे वायट खुद कहते थे कि ये जो पूरी दुनिया है वो मेरी मुट्ठी के अंदर है। और अगर आप इस कैच फ्रेज को देखो द यूनिवर्स इन माई हैंड्स, तो इसका भी यहाँ पर जो मतलब है वो सिमिलर निकल के आ रहा है, थोड़ा सा वर्ड में यहाँ पर चेंज है। तो अब यहाँ पर उन्होंने #SummerSlam भी यूज़ किया है। तो क्या इससे रोमन रेंज ये कहना चाह रहे हैं कि भैया समर स्लैम के लिए वो टीज कर रहे हैं कि शायद ब्रे वाइट की वापसी हो रही है, क्योंकि वो उनके कैच फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं। कई बार हमने देखा कि सुपरस्टार जो है दूसरे सुपरस्टार का कैच फ्रेज यूज़ करके उनको मॉक करते हैं। अब इसको ज़्यादा अगर मैं डिकोड करने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा नहीं है, भले ही काफ़ी सारे लोग ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं इसको लेकर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि रोमन रेंज के हाथ में सिंपली यूनिवर्सल चैंपियनशिप है और हाथ में उसको वो यूनिवर्स कह रहे हैं, और हैशटैग उन्होंने समरस्लैम यूज़ कर दिया। आई थिंक मेरे को तो इससे लग रहा है, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता सच में रोमन रेंज का मतलब हो। आपको क्या लग रहा है, रोमन रेंज क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं? कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना। और हम चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि इसी समर स्लैम के मैच से जुड़ी हुई है। एंड रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर मैच में
अब जो बैटिंग ऑड्स में फेवरेट हैं अगेन वो रोमन रेंस है, लेकिन अब जो उनका नंबर है मैच जीतने का वो पहले से और भी ज़्यादा हो गया है। मतलब कि पहले रोमन रेंस स्लाइटली फेवरेट थे, अब वो हेवली फेवरेट हैं इस मैच को जीतने के लिए एट समर स्लैम की। स्टिल ब्रॉक लेसनर का चांस नहीं है कि वो रोमन रेंस से अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेंगे। डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर के फैंस उनके थोड़े से चुलबुला से गए होंगे, बट यही कुछ बैटिंग मोड्स यहाँ पर बता रहे हैं। अभी समर स्लैम आने तक अगर इसमें चेंजेस होते तो डेफिनेटली वो भी आपको चैनल के ऊपर जरूर मिल जाएंगे। बाकी आपको क्या लग रहा है मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो यार, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।